नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज इन व्यूज में आज बात होगी राज्य कैबिनेट मीटिंग की, जिसमें कई अहम फैसलों का इंतजार था। उम्मीद थी खनन, टूरिज्म और एमएसएमई को लेकर नई नीति सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिसर्च एंड राजस्थान को लेकर जिस तेजी में सरकार दिख रही है, उससे नई नीतियों की ख्वाहिश सबने पाल रखी थी, मगर देरी कई प्रकार के सवाल खड़ी कर रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे उन स्कूलों की तस्वीरें जहां बच्चे कागजों में तो हैं, लेकिन हकीकत में नाराजत और मास्टर साहब बिना पढ़ाई कराए पूरी तनख्वाह उठा रहे हैं, और वो भी कई सालों से। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद के अंदर नई एनर्जी, नए जोश में बैंकॉक से लौटे राहुल गांधी की बात होगी, जिनको अब दिन में 2 बार सूट बूट की सरकार नजर आती है। संसद में वो लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। राहुल की रणनीति कांग्रेस को कुछ भला कर पाएगी या केवल राहुल का यंग एंग्री मैन का रूप दिखाने की कोशिश करे, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात होगी गीता और संस्कृत की, जिसने सरहद और मजहब की भेद को मिटाने की कोशिश करी है। तो इन तमाम न्यूज पर लेंगे व्यूज। इस दौरान हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक और चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव साहब। साथ ही जुड़ेगा एक बेहद इंपॉर्टेंट पैनल भी। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज एंड व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज कागजों पर चल रहा है स्कूल, फिर भी शिक्षकों को मिल रही है मोटी पगार। लोकसभा में राहुल ने दिखाए तीखे तेवर, भूमि अधिग्रहण के बहाने पीएम पर साधा निशाना। महोबा के मुसलमानों ने पीएम को संस्कृत में लिखा खत, एम्स के लिए लगाई गुहार। ऑस्ट्रेलिया में गीता की ली गई शपथ। न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 1, कैबिनेट की बैठक में 3 विभागों की नीतियों का प्रेजेंटेशन, लेकिन नहीं मिली मंजूरी। रिसर्जेंट राजस्थान पर जोर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 3 विभागों की नीतियों के प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री ने देखे, लेकिन मंजूरी नहीं दी। सरकार रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि नीतियों के अभाव में होगा कैसे, और यही बुनियादी सवाल उठता है। नीतियां होने से एक साफ रास्ता दिखता है इन्वेस्टर को कि भैया ये पॉलिसी है और ये रास्ता है। अगर नीति नहीं होगी तो फिर रेटिविज्म आएगा, और रेटिविज्म के साथ में करप्शन आएगा। चलिए पहले पैकेज देखते हैं। राज्य सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें खनन, टूरिज्म, एमएसएमई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन विभागों के प्रेजेंटेशन भी देखे, मगर इन विभागों की किसी नीति को मंजूरी बैठक में नहीं मिली। राजस्थान माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी 2015 और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015, इनका तीनों का प्रस्तुतिकरण हुआ, परंतु इनको अभी इनका अनुमोदन जल्दी होगा, परंतु इस पर कबीना ने आवश्यक चर्चा कर ली। यूं तो हर मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग करने का फैसला लिया गया है, मगर इन बैठकों में फैसले न होने से विभागों के सामने कई मुसीबतें हैं। रिसर्जेंट राजस्थान को लेकर सरकार लगातार दौरे और इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, मगर टूरिज्म और एमएसएमई से लेकर नीति न होना सरकार के खिलाफ जा रहा है। इन नीतियों के अभाव से दुविधा की स्थिति ज्यादा है। ऐसे में सरकार को कोरम पूरा करने के बजाय ठोस कदम उठाने होंगे। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार ने जो हर हफ्ते कैबिनेट करने का फैसला किया है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन कैबिनेट से आउटकम क्या आ रहा है वो सवालों में है। प्रदेश रिसर्च राजस्थान की बात कर रहा है, 2 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो अभी तक कैबिनेट के जरिए अप्रूव नहीं हो पाई, और कोई बहुत बड़े फैसले भी उस पर निकल करके नहीं आ पाते कैबिनेट से। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए 3 मेहमान हैं मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मेरे साथ अर्चना जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हैं। मैं चर्चा की शुरुआत भाजपा नेता सुमन जी से करना चाहूंगा। सुमन जी, आपकी सरकार हर हफ्ते कैबिनेट कर रही है, अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। खनन नीति को लेकर के लंबे समय से बात हो रही है, पूरा खनन उद्योग इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ एमएसएमई को लेकर के बात चल रही है, टूरिज्म जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है उसको लेकर बात हो रही है। पॉलिसी नहीं आई, 1.25 साल निकल गया। आज आशा थी, आज भी कह रहे हैं साहब केवल प्रेजेंटेशन देगा और थैंक यू कह दिया।
नहीं पुरुषोत्तम जी, ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी नीति चलते फिरते बनानी नहीं है। सरकार हमारी मजबूती से काम कर रही है और इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक तय की गई। अब नीति एकदम बिना सोचे समझे, जैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत सारे नियम कानून नीति बनाए और क्या हाल में हमें राजस्थान मिला, ये हम सब लोगों ने देखा। इसे आज भी प्रेजेंटेशन हुआ इन दोनों का, लेकिन कहीं कुछ कमी रही होगी। मुख्यमंत्री जी ठोक बजा के नीति बनाना चाह रही होंगी, इसलिए उसको आनंद फानन में क्यों, नेक्स्ट ट्यूसडे तो है ही है, उसमें हो जाएगा फाइनल। लेकिन इसी बात को कि केवल नहीं बनी और ये बहुत बड़ा विषय हो गया, ये नहीं है। कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार रिसर्जेंट राजस्थान के लिए। नहीं, विषय सिर्फ यह है कि हम रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और पॉलिसीज में डिले कर रहे हैं, ये सवाल है। पॉलिसी जो बन के आई होगी, हो सकता है कि वो परफेक्ट नहीं होगी, अधिकारियों ने जो बनाई होगी कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही होगी। इसलिए जो आज हम बात यदि करें टूरिज्म की और माइंस की, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं। और माइंस में तो पिछले सरकार में आपने देखा किस प्रकार की चर्चा रही, विधानसभा में भी बहुत चर्चे हुए। तो इसमें तो ठोक बजा के ही नीति बनेगी पुरुषोत्तम जी, इसलिए विलंब हो रहा है। लेकिन जो बन के आएगी वो बहुत सॉलिड होगी, जो राजस्थान को फायदा करेगी। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हो रही है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीति सरकार का लगभग 25% समय निकल चुका है। देखिए पुरुषोत्तम जी, हर चीज होल्ड पर, सिर्फ रिसर्जेंट राजस्थान का फितूर सिर पर हावी है। 3 मुख्य विभाग हैं, एक माइंस को रिलेटेड है, एक एमएसएमई को रिलेटेड है और एक टूरिज्म को। ये तीनों ही हैं जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं। माइंस के लिए सुमन जी कह रही थी पूर्ववर्ती शासन पे एक आक्षेप लगा रही थी। वास्तविकता तो एक 600 से ज्यादा माइंस बिना नियमों को ध्यान में रख के और केंद्र की टूरिज्म को, ये तीनों ही हैं जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं। माइंस के लिए सुमन जी कह रही थी पूर्ववर्ती शासन पे एक आक्षेप लगा रही थी। वास्तविकता तो एक 600 से ज्यादा माइंस बिना नियमों को ध्यान में रख के और केंद्र की खनन नीति, जिसमें आप खुद रिकमेंडेशंस भेजे, उसके चंद दिनों पहले आपने आवंटित की, जिसको कोर्ट ने अवैध ठहराने का काम किया। रही एमएसएमई की बात, तो उसको प्रमोट करने की मंशा आपकी नहीं। आप किस नीति की बात करना चाहते हैं? सीएसटी जो 0.25 था उसको 1% बढ़ा दिया, विद्युत दरें कमर्शियल बढ़ा दी, उनपे वैट लगा करके उनको बंद करने के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। तो ये सारी नीतियां कोई प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। आप तो घरेलू उद्योग को ध्वस्त कर, सुमन जी शांति से, आपने भी बोला, मुझे बोलने दीजिए। घरेलू उद्योग को ध्वस्त करने पर आमदा, इन्हीं के विधायक भी इस चीज को उठा रहे और उनके ऊपर उसी समय कटाक्ष करते इन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता। और एक टूरिज्म की बात, तो आरटीडीसी वाले तो खुद ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जो एक बात पर मैं श्याम जी को इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगा। श्याम जी, हर सरकार आकर के नई नीति की बात क्यों करती है? नीति स्टेट की होती है, किसी पार्टी की तो होती नहीं। हर बार सरकार आती है, 5 साल के कार्यकाल में 2 बार नीतियों में अमेंडमेंट कर देती है। कहीं न कहीं इन सब चीजों को लेकर सरकारों में एक मिनट पुरुषोत्तम जी, श्याम जी को आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। पुरुषोत्तम जी, क्योंकि सरकार की रीति नीति और सिद्धांत अपने खुद के होते हैं, उनको निर्णय किस प्रकार के करने होते हैं उसमें नीति में निर्धारित करने होते हैं। क्योंकि सरकार में परिवर्तन हुआ है, अब वो सरकार पर्यटन नीति राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चीज है, खनन नीति, ये तीनों जो नीतियां हैं जो राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाएगी। और उसमें देरी क्यों हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कि उन्होंने, आज मैं खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जो इनका प्रस्तावित नीति आई है उस पर चर्चा खुल के हुई है। अब इसको लॉन्च कब करनी है ये मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है कि वो चाहेंगे जिस दिन खनन नीति को करें या पर्यटन नीति को करें या लघु उद्योग वाली जो नीति है उसको करें। तो क्योंकि राजस्थान की स्थिति बड़ी दयनीय है, अभी पर्यटन के मामले में भी हम जिस तरह से बढ़ाव होना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहे। खनन के मामले में भी पूरा का पूरा आगे किस प्रकार से तय होगा, क्या होगा, कैसे कैसे हम खान दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये सब चीजें बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। सुमन जी, ये नीतियां है ना, आपकी जो गति है उसमें लुब्रिकेंट का काम करेगी। अगर पारदर्शी, अगर खनन नीति आई, अगर पर्यटन को प्रोत्साहन देने वाली अगर आपकी पर्यटन नीति आई और लघु उद्योगों को अगर फायदा देने वाली, उनको संरक्षण देने वाली आपकी अगर एमएसएमई की अगर नीति आई, तो ये लुब्रिकेंट का काम करेंगे, गति बढ़ेगी, सरकार की गति भी नजर आने लगेगी।
जी बिल्कुल सही फरमाया पुरुषोत्तम जी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि नीति बनाने में नंबर हम बना ले कि हम रोज नई नई नीतियां बना रहे हैं और इम्प्लीमेंट नहीं हो, उससे राजस्थान को फायदा नहीं हो, तो फिर क्या मतलब है। इसलिए विलंब हो रहा है। आप देखेंगे कि हम जिस प्रकार ऑनलाइन करने की हमारी कोशिश है कि पारदर्शिता के नाम पे हम सब चीज को ऑनलाइन करने की कोशिश करें कि कहीं वो बात नहीं रह जाए जो सरकारों पे जिस तरह के इनके सरकार के मंत्रियों के नाम पे खनन और क्या क्या नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अब हमारी सरकार है, बार बार हम पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप भी नहीं लगाएंगे। इनके वरिष्ठ मंत्री के परिवार के नाम पे कितने खान आवंटित हुए केंद्र से लेकर राजस्थान तक हमने देखा। बड़ी अजीब सी विडंबना है। खुद के शासन में 4 माइंस पर इस समय हमारे जो 5 वर्ष का समय है ने बोल्ड कर दिया कि आपका निर्णय गलत था, इसमें स्वार्थ है। खुद की केंद्र सरकार की खनन नीति के खिलाफ जाकर के आवंटन कर रहे हो, ऊपर से आक्षेप लगाते हो। आक्षेप लगाने वाली जुमलों वाली पार्टी से कोई नीतिगत फैसला लेना ही नहीं चाहते। 13 महीना को और कौन सा रिसर्जेंट राजस्थान, आपके मुख्यमंत्री को परमिशन ही नहीं मिल रही इंग्लैंड जाने की, क्योंकि पता चल गया कि वो कुछ और है, करने जा रही है। कोई मर्जी नहीं, केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है उनको। झूठी बात नहीं कहनी चाहिए। रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर शासन देने के स्थान पर सिर्फ घूमना फिरना यही तो चल रहा है। प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, आपकी राजस्थान के अंदर जितना पोटेंशियल है हमारे प्रधानमंत्री और उद्योगों को लेकर के, निवेश को लेकर के, उस पोटेंशियल का उपयोग तभी हो सकता है श्याम जी जबकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की सरकारें, कार्यपालिका यहाँ की जो है वो ठीक ढंग से काम करे, ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से काम करे, सब चीजें क्लियर हो। उसी के बाद में चीजें, मुझे लग रहा है कि चीजें ठीक हो पाएंगी और नीतियों के जरिए ये पारदर्शिता लाई जा सकती है, ब्यूरोक्रेसी ठीक ढंग से काम करेगी। बहुत पोटेंशियल है राजस्थान के अंदर विनिवेश का, राजस्थान में नई गति से औद्योगिकरण करने का। नहीं पुरुषोत्तम जी, क्योंकि नीति के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पाता। नीति निर्धारित हो जाती है तो उसके अनुसार काम हो पाता है। कोई भी अधिकारी किस प्रकार से क्या काम करेगा, नीति निर्धारित और पारदर्शी है कि किस प्रकार से खान का आवंटन होगा, SC ST को क्या होगा, आदिवासी को क्या होगा, या किस क्षेत्र में किस प्रकार से क्या होगा, ओपन टेंडर कैसे होंगे, सारी चीजें खान के क्या होगा, या पर्यटन में हम कैसे बढ़ावा देंगे, टूरिज्म को स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, या कैसे क्या होगा, लोग किस प्रकार से क्या होंगे, जो हमारे लघु उद्योग है जो कि राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जिनके हालात बहुत खराब हैं, उसको किस प्रकार से सहयोग करके जो बीमारू उद्योग है छोटे, उनको कैसे पनपाएंगे, क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे रोजगार मिल पाएगा। तो ये सब चीजें पारदर्शिता से अगर नीति टाइम पे निर्धारित होकर लागू हो जाती है, क्योंकि सरकार के 14 महीने तो बीत गए, अब आने वाला टाइम अगर समय पर ये सब चीज नहीं होगा तो राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा और राजस्थान प्रगतिशील राजस्थान कैसे बन पाएगा, ये सब चीजें नीति के ऊपर बहुत बड़ी निर्धारित वही बात है। और तीनों नीतियां इस न्यूज का और इस न्यूज के ऊपर जो व्यूज था उसका मकसद यही था कि नीतियां आए और नीतियां अगर समय पर आ जाएगी तो जो सरकार का बचा हुआ कार्यकाल है उसका नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और उसका जो परिणाम है वो सामने दिखने लगेगा, विनिवेश आने लगेगा, उद्योग लगने लगेंगे, तो अगले चुनाव में जब सरकार जाएगी तो उसके पास कहने के लिए कुछ होगा। खैर, सरकार इस पर काम कर रही है, हर हफ्ते कैबिनेट होती है, आशा करते हैं अगली कैबिनेट के अंदर नीतियों को अनुमोदन मिल जाए। अभी इतना ही, अब मुझे एक छोटे ब्रेक पर जाना होगा। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर कागजों में स्कूल चल रहे हैं और कागजों में छात्र हैं, लेकिन तनख्वाहें जरूर दी जा रही है अध्यापकों को। इस पर बात करेंगे, छोटा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, कागजों पर चल रहा है स्कूल, फिर भी शिक्षकों को मिल रही है मोटी पगार। लक क्या होता है? लक हिम्मत है, लक ताकत है, लक प्यार है, लक जिंदगी है। लक्सकोसी, अपना लक पहन के चलो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारकों के लिए 330 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख का जीवन बीमा। प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से। योजना का लाभ उठाने के लिए तत्काल नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स,
टेस्ट ड्राइव हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। धानु का ग्रो, हम सपना सच करते हैं। नया स्टाइलिश स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इंजन में बेहतरीन पिकअप स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। मेरे परिवार की जरूरत मेरी मेहनत से जुड़ी है, मगर मेरे बाद इनका कौन रखेगा ख्याल? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मेरे बाद भी मेरे परिवार की जरूरतों को पूरी करने की गारंटी देती है, वो भी अपने बचत खाते से केवल 330 रुपए के सालाना भुगतान पर। आप भी अपने नजदीकी बैंक जाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 2। कागजों पर चल रहा है स्कूल, फिर भी शिक्षकों को मिल रही है मोटी पगार। ये किसकी आवाज है? काश कि बिना कुछ किए पैसा हाथ में आ जाता। आदमी सोचने को सोच लेता है, लेकिन उसे मालूम है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसे भी मुमकिन कर दिखाया है शिक्षा विभाग के कुछ टीचरों ने, कुछ किए बिना। कहते हैं ना, बिना कुछ किए। अजमेर का मामला आया केकड़ी का, सालों से तनख्वाह लिया जा रहा है। सालों से। देखिएगा, ये इसमें मकसद टीचरों के आलोचना का नहीं है, अध्यापकों के मुद्दा ये है कि वो जगे। अब प्रवेशोत्सव का टाइम चल रहा है, स्कूलों में एडमिशन हो रहा है। इस वक्त वो छुट्टियों को एंजॉय करने के बजाय घरों में जाए, लोगों के पास जाए, उनके बच्चों को स्कूल में लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो उदाहरण है वो देखने को नहीं मिलेंगे। पहले न्यूज देखते हैं, फिर बात करेंगे। गोपालपुरा के सरकारी स्कूल में ये ताला कल, परसों या 2-4 दिन पहले नहीं, बल्कि 8 साल पहले लगा है। 15 बच्चे और 2 मास्टर प्रेम प्रकाश मीणा और पवन कुमार राठी इस स्कूल के नाम दर्ज हैं, जिन्हें इस ताले के उस पार कभी नहीं देखा गया, क्योंकि बच्चों के नाम ही फर्जी लिखे हैं। स्कूल में ताले के बावजूद गुरुजी बरक्कत करते रहे, क्योंकि गुरुजी लोगों के पास वो थैला है जो अलादीन के चिराग की तरह काम करता है। गुरुजी थैले को जैसे ही महीने के आखिरी में खोलते हैं, बच्चों की अटेंडेंस लग जाती है और मिड डे मील का हिसाब भी बन जाता है। फिर अपनी उपस्थिति का पूछना ही क्या, नतीजा एक झटके में सैलरी जेब में। तनख्वाह के 65,000 रुपए और 2,400 रुपए करीब मिड डे मील के अलग। गांव वालों ने इस अराजकता के खिलाफ शिकायत भी की, तो एक बीओ ने मास्टर प्रेम मीणा से ऊंची आवाज में बोल दिया। फिर क्या, गुरुजी जज्बाती हो गए, जहर खाकर अधिकारी पर ही तोहमत लगा दी प्रताड़ित करने की। साहब की सुन ली आपने। खैर, स्कूल अब गाय भैंसों के आरामगाह के काम आ रहा है। आइए अब सूरतगढ़ ले चलें आपको। संदर्भ केंद्र का नजारा देखिए। यहाँ विशेष योग्यता वाले बच्चों को आना था। 3 टीचर तैनात हुए, जिनमें से एक विक्षिप्त बच्चों को, दूसरे को नेत्र रोगियों और तीसरे को विकलांग बच्चों को पढ़ाना था। हुआ ये कि बच्चे एक भी नहीं मिले, लेकिन गुरुजी मौजूद हैं। बिना कुछ किए जेब में तनख्वाह जा रही है। भला किसे बुरे लगेंगे ये हालात, जब विभाग को ही नहीं लग रहे? लगा हो तो कुछ करे, जिससे उसकी बदनामी खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आए दिन इस प्रकार की स्टोरीज देखने को मिलती है। अभी 2 दिन पहले चूरू की घटना थी। यहाँ के चिकित्सा मंत्री जी के करीबी रिश्तेदार हैं, 5 टीचर लगे, बच्चा एक नहीं है। ये स्थितियां सुधरे कैसे साहब? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? चलिए चर्चा करेंगे इस पे। मेरे से तीनों मेहमान थे। उसके अलावा देवीलाल गोचर साहब है, प्रदेश महामंत्री शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, वो भी जुड़े, उनसे भी बात करेंगे कि भाई कुछ करो। मैं चर्चा की शुरुआत सुमन जी से करूंगा। सुमन जी, क्या हालात हो रहे हैं? स्कूलों में तनख्वाहें दी जा रही है, अध्यापक लगा दिए गए हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं, ताले लगे पड़े हैं।
तनख्वाह पूरे साल हो गया, पूरा बहुत ही फाइनेंशियल ईयर निकल गया, पूरा एजुकेशन ईयर निकल गया, तनख्वाह दी जा रही है। पुरुषोत्तम जी, बहुत ही दुखदायी स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम राजस्थान को देखते हैं, मैं और राज्यों की बात नहीं करती हूँ, जिस प्रकार से 8-8 साल में ताले लगे हुए हैं, बच्चों की संख्या कम है, टीचर ज्यादा है, मुफ्त में तनख्वाह उठा रहे हैं, इसको थोड़ी सी खंगालने की कोशिश हमने की। हमारी सरकार आई तो बहुत चारों तरफ से हंगामा हुआ। जितने टीचर यूनियन है वो लोग तो किए, साथ में हमारी ऑपोजिशन में जो बैठी सरकार है उन्होंने भी आपत्ति की कि आप व्यवस्था स्कूल की ना सुधारें। अब ये एन कैन प्रकार हम लोग जो दृश्य देख रहे हैं, पिछले बार हमने चूरू में देखा, आज आप हमारे शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र ही है, अगर अजमेर की हम बात करें, जिस केकड़ी की बात आप कर रहे हो, तो कुल मिला के कही जाए कि स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। एकीकरण और समानीकरण की एक चेष्टा की गई थी, उस चेष्टा पे मिट्टी डालने का काम हमारे अगर सहयोगी अपोजिशन के साथी अगर इसमें साथ देते तो कुछ स्कूल की जरूर तस्वीर सुधरती, तो हमारे यूनियन पे भी हम लोग नकेल कर सकते थे। तो स्कूल की व्यवस्था तो वाकई में खराब है। बहुमत तो आपका है ना, आपको उनके सहयोग की क्या जरूरत है? आप स्टेप लीजिए, अगर बढ़िया है तो बहुमत से कुछ नहीं होता है लोकतंत्र में। बहुमत के नहीं होता तो सुनो, बहुमत से अगर होता ना हम कर देते। त्याग पत्र सॉल्यूशन नहीं है। 5 साल में जनगण की हम उस मिट्टी को जब निकालने लगे तो ये दृश्य आपके सामने आ रहे हैं। चलिए मैं एक बार हमने ही कहा ये बात कि कई विद्यालय में टीचर बच्चे नहीं है। देवलाल जी हैं, देवलाल जी, कांग्रेस एक बार इनको जोड़ लूं देवलाल जी को, फिर आप लोगों से वापस बात करूंगा। देवलाल जी, इस हालात को सुधारिए साहब, आप लोग गुरुजन हैं, आप लोगों को भी दुख तो होता होगा कि जब बिना काम किए महीने भर तनख्वाह मिल जाती है, दुख होता है, दुख तो होता होगा। इस स्थिति को ठीक करिए साहब। जी फिर भी विरोध करते हैं। बिल्कुल, हमने राजस्थान की सरकार को समय समय पर यह निवेदन किया है कि जहां पर बच्चे नहीं हैं, जहां वैसे शून्य विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को आप मर्ज कीजिए। लेकिन राजस्थान की सरकार ने जो एकीकरण समानीकरण किया, उसमें जो 200-250 जहां बच्चे थे उन स्कूलों को मर्ज किया, और जहां बच्चे नहीं थे उन विद्यालयों को छोड़ दिया। तो इसके पीछे राजस्थान सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी है, वो अधिकारी कर्मचारी नहीं है देखने वाले। तो शिक्षा की व्यवस्था बदतर है कि जहां बच्चे हैं वहां पढ़ाने वाले नहीं है, जहां बच्चे नहीं है वहां शिक्षक लगे हुए हैं। हमने बच्चे लाइए ना, को भी ये बात कही है, बच्चे लाने की जिम्मेदारी अध्यापक उठाए। जो 5 टीचर बिना पढ़ाए तनख्वाह ले रहे हैं, अगर वो पूरे साल कोशिश करते तो इस साल तो कम से कम वो वहां पर 50 बच्चे ला ही सकते हैं साहब। एक आदमी अगर 10-10 लेकर के आएगा आसपास के इलाके से, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हर महीने तनख्वाह आ जाने से काम थोड़े चलेगा साहब। बिल्कुल 13,700 स्कूल ऐसी है जिसमें 25 से कम विद्यार्थी हैं। देवलाल साहब, 13,700 स्कूल हैं जहां 25 से कम का नामांकन है। जी, हमने माननीय मंत्री जी को बताया है और उन्होंने अभियान भी चलाया है नामांकन वृद्धि का, और सबको लक्ष्य दिया है। वो जागरूकता दिखा रहे हैं और मंत्री जी जागरूक है और प्रशासन जागरूक होगा तो इसमें बहुत सुधार आएगा। अगर शिक्षक संघ सहयोग करेंगे तो प्रशासन क्या करे? जगना तो अध्यापकों को पड़ेगा ना। जगह तो टीचर साहब, शिक्षक संघ पूरा सहयोग कर रहा है। हमने स्कूलों को नाम वही चाहिए सर। स्कूल अर्चना जी है मेरे साथ में। अर्चना जी, मुद्दा राजनीति का नहीं है, क्योंकि हालात आपके राज्यों में इससे ज्यादा थे। और अधिकारियों का क्यों नहीं राजनीतिक नेतृत्व इन सब चीजों को लेकर? अधिकारियों का 13,700 स्कूलों में अगर 25 से कम विद्यार्थी है तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति होगी क्यों? बिल्कुल आपकी सही बात है, मामला गंभीर है। राजस्थान सरकार ने यदि किसी स्कूल में ताला लगा हुआ है, वहाँ पर तनख्वाह उठाई जाए तो बहुत गंभीर मामला है। लेकिन आज तो मुझे एक नया सिद्धांत सीखने को कि बहुमत से कुछ नहीं होता। यानी आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आप निर्णय लेने में अक्षम है, तो दूसरों पे आरोप लगाकर, आक्षेप लगाकर अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। आप विसंगतिपूर्ण नीति बनाओगे एकीकरण समानीकरण की, तो विपक्ष का विरोध करोगे। आपने एकीकरण समानीकरण में इसको क्यों नहीं संज्ञान में लिया? आपके 2 मंत्री बदल गए, आपके मंत्री तो गाय से गाय है कि गधा है कि गमला, ये नहीं समझ पा रहे। शिक्षा नीति को दर्ज करने पर आमदा है, शिक्षकों का कैसे शोषण और तबादला नीति खोली। पहले मंत्री को भी इससे हटाया क्योंकि उनकी नीति विसंगतिपूर्ण थी। आज भी यही स्थितियां हैं और सही कह रहे हैं शिक्षक संघ के नेता
कि ये जो स्कूलों का समानीकरण एकीकरण हुआ है वो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे रैंडम कर दिया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो, आपको मालूम नहीं, आप गलत बयानबाजी कर रही हैं। 100% में अगर 2% ऐसे केसेज हैं उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। 80% काम हम लोगों ने सही किया था, लेकिन विरोध की भूमिका में आप लोगों ने गड़बड़ किया। आप लोगों ने गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा नहीं की। हमने गलत को गलत। चलिए सब राजनीति किसी चीज को नहीं बख्शती। शाम जी, ये जो हालात है, हालांकि मैं जानता हूँ 2 महिला नेत्रियों के बीच में आप हैं, बड़ा मुश्किल है कि आपको कुछ सुनाई दे, फिर भी अगर आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगा कि स्थिति सुधरे कैसे था। क्यों नहीं व्यक्तिगत टारगेट दे दिए जाते हैं? क्यों नहीं परफॉर्मेंस के आधार पर तनख्वाहें तय कर दी जाती? क्यों नहीं एडमिशन और परिणाम के आधार पर अध्यापकों के प्रमोशन तय कर दिए जाते हैं? बस यही बताते रहेंगे। क्या दिक्कत है? गाय गमला भी पढ़ते तो क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, श्याम जी को बोलने दीजिए ना। शासन में जो लोग सुमन जी, अर्चना जी, नहीं वर्णमाला बनती है तो दिक्कत क्या है? गधा सीखा ना आपकी जिनको जिले की और ब्लॉक की जिम्मेदारी अधिकारी दे रखी बातें ज्यादा आती है, उनको कम से कम इस पर रिपोर्ट नहीं की 8 साल से, तो सबसे पहले जिम्मेदार तो उनको ठहराया जाना चाहिए थे, जो कि इस ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी हैं। और इन्होंने वही कह रहा हूँ साहब, अर्चना जी हालांकि बोल रही हैं, लेकिन इनके कद्दावर नेता रघु शर्मा जी वहाँ से एमएलए थे और पिछले 5 साल आपकी सरकार थी। नहीं देते हैं, इतना हंगामा करते हैं, इतना तमाशा लेकिन शिक्षा करते हैं अधिकारी कि जो ये है लोग, मैंने विधानसभा में उनको जिम्मेदार ठहरा करके तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि आगे कोई आज स्थिति आप देखिए, आप चूरू को दिखा रहे थे, सूरतगढ़ का दिखा रहे हैं, या केकड़ी के पास जो गांव का उसका है, सारे गांव की ऐसी बात तो है नहीं कि वहाँ पर निरीक्षण नहीं हुआ होगा 8 साल में। किस तरह कागजों में किसने निरीक्षण किया, किसने वेरीफाई किया, बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई सीधी तौर पे शिक्षा मंत्री जी को डायरेक्ट करनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने भी शिक्षा की पूरी समीक्षा की है, तो समीक्षा में ये सब बातें सामने आई नहीं क्या? शिक्षा मंत्री को इस पर और सतर्क होना पड़ेगा। शिक्षा के जो अधिकारी देवलाल जी, मैं सवाल में श्याम जी से भी जानना चाह रहा था, क्यों नहीं आप लोगों की सैलरी और आप लोगों का प्रमोशन परफॉर्मेंस के ऊपर कर दिया जाए, परिणाम के आधार पर ट्रांसफर, परिणाम के आधार के ऊपर एडमिशन के आधार के ऊपर प्रमोशन, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस के आधार पर कर दी जाए, अपना परिणाम आएंगे सर। मतलब कुछ करने की तनख्वाह मिले, कुछ नहीं करने की नहीं मिले। राजस्थान में नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम जी, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है वेतन कम करने की वो ये देखती है, सरकार है किसी भी दल की सरकार हो, वो देखती है कि कहाँ उसको लाभ है, कहाँ हानि है। तबादले में हम लोग रखा है ना, ये उसमें तबादले तो राजनीति तौर पे होते, सिफारिश तौर पे होते, इस बार डालने की कोशिश की है मंत्री जी ने। तबादला तो उद्योग बन जाता है, हमारे यहाँ नहीं है ये। एक बार देवलाल जी को बोलने जिले वालों को रखा था, इसलिए तो आपके एक मंत्री को हटाया है। हाँ, ये वजह नहीं थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार विभाग के अधिकारियों की नियुक्तियां करे, देखने वाले निरीक्षणकर्ता हो। आज राजस्थान की स्थिति ये है कि हमारे पास अधिकारी नहीं है। साधन बना लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पिछले दिनों 34 जिला शिक्षा अधिकारी हमारे पास थे। सुमन जी, इनको बोलने राजस्थान के अर्चना जी सुन भी लीजिए जो थोड़ा सा। ब्लॉक है, ठीक राजस्थान के जो ब्लॉक है 295, वहाँ पर जो खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा प्रसार अधिकारी होने चाहिए स्कूलों को देखने के लिए, वो नहीं है सरकार के पास में अधिकारी। और इस कारण से इस स्थिति का सरकार को पता ही नहीं लगता है कि क्या है। हमने सरकार को आग्रह किया है कि ये जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की नियुक्तियां हो। आज शिक्षा विभाग की ऐसी स्थिति हो गई है कि शिक्षा विभाग के पास में संयुक्त निदेशक नहीं है, शिक्षा उपनिदेशक नहीं है। जब अधिकारी नहीं होंगे तो विद्यालयों के निरीक्षणकर्ता, उनकी व्यवस्था को देखने वाला कौन है? हर चीज को देखने वाला तो चाहिए। इसके कारण से चलिए साहब, ये तो हो जाएगा, लेकिन मुझे देवलाल जी आपसे एक आश्वासन चाहिए। देवलाल जी, मुझे एक आपसे आश्वासन चाहिए। आपका शिक्षक संघ जो कि राष्ट्रीय कहलाता है, वो इस बार स्कूलों का जो प्रवेशोत्सव है उसमें खुद भाग लेगा या नहीं लेगा? आपने धरने प्रदर्शन खूब किए होंगे तनख्वाह बढ़ाने के लिए, छुट्टियां बढ़ाने के लिए। इस बार एक प्रदर्शन साहब इसको लेकर भी कर दीजिए, एक रैली निकालिए कि सब बच्चों को स्कूल लेके आएंगे। कुछ आप लोग अपनी तरफ से अपने सदस्यों को टारगेट दीजिए, कुछ अच्छा करिए साहब। बिल्कुल हमने शिक्षा मंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आपके कार्यों में हम सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि जनता का खून पसीने का पैसा बर्बाद न हो, उसका सही उपयोग हो।
ऐसा हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारा विचारी राष्ट्र ही है। हम राष्ट्र को प्रमुखता देते हैं, न हमारा अधिकार और कर्तव्यों को समान रूप से करके चलते हैं हम। इसलिए हमारा सोच भी यही है कि राजस्थान के जो गरीब बालक हैं, यही आशा है, राजधानी में बैठे उनको यही आशा है कि गुरुजन वास्तव में गुरुजन के तौर पर समाज में सम्मान पाए, और गुरुजन का दर्जा जब मिलेगा तब जबकि उनके पास में कोई छात्र होगा, कोई शिष्य होगा। जब शिष्य नहीं तो काहे के गुरुजन, और काहे के गुरुजन तो फिर किस बात की तनख्वाह। अच्छा है, शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिम्मेदारी ली है, वो कह रहे हैं कि वो सहयोग करेंगे। बाकी संगठन भी आगे आए। नारे लगाना, पुतले जलाना अलग मुद्दा है, एक बार कुछ पॉजिटिव करके बताएं। अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, और जब ब्रेक से लौटूंगा तो सूट बूट की सरकार बड़े जोश में है। राहुल जी चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, लोकसभा में राहुल ने दिखाए तीखे तेवर, भूमि अधिग्रहण के बहाने पीएम पर साधा निशाना। मेरे हुनर से मेरे बच्चों के सपने जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने मुझे मौका दिया है अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने का। अपने बचत खाते से केवल 330 रुपए सालाना के भुगतान पर मुझे इस योजना में मिलता है 2 लाख रुपए का बीमा। तो आप भी अपने नजदीकी बैंक में जाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। हाय भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह 87 बाप रे बाप। 87 के एमपीएल वाला टीवीएस स्पोर्ट, बरसों चलने वाले ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ, ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पेंटिंग से पहले ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, एक्स्ट्रा एचपी पॉलीमर करे सालों साल, पपड़ी की छुट्टी, काम परफेक्ट करना हमारा ड्यूटी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। क्या बात है सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर। पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। एक्सेल सुपर, अपनी सोच में नए रंग भरिए। मेरे हुनर से मेरे बच्चों के सपने जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने मुझे मौका दिया है अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने का। अपने बचत खाते से केवल 330 रुपए सालाना के भुगतान पर मुझे इस योजना में मिलता है 2 लाख रुपए का बीमा। तो आप भी अपने नजदीकी बैंक में जाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 3, लोकसभा में राहुल ने दिखाए तीखे तेवर, भूमि अधिग्रहण के बहाने पीएम पर साधा निशाना। राहुल गांधी के बयान, सूट बूट की सरकार सुर्खियों में रहा। बयान का असर भांपकर कांग्रेस भी थोड़ी सी हल्की हुई। आज फिर से राहुल ने सूट के बयान का नया संस्मरण पेश कर दिया। लैंड बिल को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले चोर रात में चोरी करते थे, अब दिन में सूट बूट पहनकर आया करते। वैसे अच्छा लगा साहब, राहुल गांधी अगर चोरी पे बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा लेट हो गए। पिछले 10 साल में बोला होता, न तो कोयला घोटाला देखने को मिलता और न टेलीकॉम घोटाला देखने को मिलता, न इनके जो जीजाजी हैं सगे, जो भी सूट बूट में, बहुत महंगे सूट बूट में रहते हैं, उनकी घटनाएं देखने को मिली। चलो लेट बोले, लेकिन बोले सही। पहले न्यूज देखते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने लैंड बिल में बदलाव को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने अपने भाषण के आखिर में यह भी कहा कि चोर सूट बूट पहनकर आते हैं। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। सोवियत यूनियन पे काम करते थे, उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। बीजेपी ने भी बिना देर किए राहुल के बयान पर पलटवार कर दिया।
कि राहुल जी नई कौन सी बात बोल रहे हैं, वो एक ही वो लगता है कि किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया है कि वो सूट बूट की सरकार और कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये सब जो थिएट्रिक्स कर रहे हैं ना, ये उनको शोभा नहीं देती। 59 दिनों की छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी सुपर एक्टिव हो गए हैं, जिससे कांग्रेस गदगद है। उसे लगता है कि उसकी सियासी जमीन मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई जरूरत नहीं इनके बिल में। तो साहब, राहुल जी लगभग 2 महीने की बैंकॉक की छुट्टियों के बाद में बड़े जोश में हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक बात है, राहुल छुट्टियों का असर तो होता है, हमें भी जाना चाहिए। मुझे दीजिए आप, मैं भी चाहता हूं नजर आएगी। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। अर्चना जी है हमारे साथ में, सुमन जी हैं, उसके अलावा श्याम सुंदर जी हैं। चर्चा की शुरुआत में मैं अर्चना जी से ही करना चाहूंगा, कांग्रेस की बड़ी तेज तर्रार नेता है। अर्चना जी, अब तो लगने लगा राहुल जी ने आपको भी पीछे छोड़ दिया, बड़ा जोरदार बोलते हैं साहब, और सूट बूट वाला जो उनका मामला है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हिट हो गया डायलॉग उनका। पुरुषोत्तम जी, आप भी छुट्टियों के बाद आए ना, एक ब्रेक देकर के राहुल संभालते थे डिबेट को, अब आप आए तो आप भी बहुत तेज तर्रार और कटाक्षों के साथ पूरी डिबेट को चला रहे, एक अलग परफॉर्मेंस। नहीं, मैं ऑफिस में ही था, मैं ऑफिस में ही था, काम कर रहा था। ब्रेक के बाद कोई आता है तो बहुत बढ़िया काम होता है। और देखिए, इस पर्टिकुलर बात में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अमित भाई शाह ने अपनी सरकार को जुमलों की सरकार कहा, तो जुमलों वाली सरकार को उपमाओं के माध्यम से समझाने भर का एक प्रयास राहुल जी कर रहे हैं कि भाई क्यों लैंड एक्विजिशन बिल, जिसमें आपकी अपनी सहमति विपक्ष के रूप में थी, उसको परिवर्तित करके उद्योगपतियों के हित में क्यों इस तरह के कानून बनाना चाहते हो कि धरती पुत्र जो धरती सोना उगलती है उसको ध्वस्त करके, उसको बिल्कुल बेजमीन करके, उसकी जमीन का मालिकाना हक छीनने के प्रावधान किए, सोशल ऑडिट का प्रावधान हटा दिया, कंसेंसस का प्रावधान हटा दिया। और आपको जानकारी भी होगी कि उस समय ये खुद कहते थे कि 100% कंसेंसस पीपीपी पे होना चाहिए, और किसी प्राइवेट व्यक्ति को यदि लैंड दी जा रही हो तो आज उन सारे प्रावधानों को आप खत्म करना चाहते हैं। तो आपका निहित उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब आप अडानी को साथ लेकर के विदेशों की यात्रा करते हैं तो उनके कहने चोरों वाली बात अगर आज के 5-7 साल पहले कही होती तो ज्यादा अच्छा रहता, उनकी सरकार थी, सुन भी लेती। पुरुषोत्तम, मैं बोलूं, चोरी तो अब शुरू हो गई ना, चोरी और सीना चोरी दोनों हो रही है। मुझे कहना तो पड़ेगा ही ना, उपमाओं की सरकार, उपमाओं से समझाना पड़ेगा जुमले वाली सरकार को। पुरुषोत्तम बिल्कुल चोरी और सीना चोरी, मैं दोनों काम की सरकार कर रही है। देखिए, भूमिहीन बनाने का षड्यंत्र सुमन जी को जवाब दे रही है, सुमन जी को जवाब दे रही है, खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। पुरुषोत्तम जी और राहुल जी, मैं ये सुमन जी भी उत्साहित है क्योंकि इनको भी ब्रेक मिला हुआ है ना आजकल, तो ये भी उत्साहित हो गई है। जो बात करी उसको मैं जस्टिफाई और अच्छे तरीके से करूंगी कि आप में राहुल को प्लीज सुन लो मेरी दोस्तों, प्लीज सुन लो, तुम्हारे नेता के बारे में उत्साहित है क्योंकि इनको भी ब्रेक मिला हुआ है ना आजकल, तो ये भी उत्साहित हो गई है। जो बात करी उसको मैं जस्टिफाई और अच्छे तरीके से करूंगी कि आप में राहुल को प्लीज सुन लो मेरी दोस्तों, प्लीज सुन लो, तुम्हारे नेता के बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, अच्छा ही बोल, सुनो तो सही बातें। देखो पुरुषोत्तम, सुनने का मादा नहीं, इसमें क्या होता है, कांग्रेस के लोगों के साथ विडंबना ये है कि राहुल क्या है, एक मैंने आमिर खान की मूवी देखी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गंभीरता है, कितनी गंभीरता नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से लौटते हैं वो, जब वो सरकार में राहुल गांधी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सूट बूट में आता है, दिन में आता है, चोरी करके चला जाता है। उनके जीजा यही तो कर रहे थे कि दिन में आते थे, सारी डीएलएफ की जमीन गुड़गांव को खा गए, बीकानेर को खा गए, राजस्थान को खा गए, साबित तो कर नहीं पाए, बोल रहे हैं। जुमलों में बात होती है, जागे जांच करवा दो भाई, जुमला तो एक वो भी है, वो भी उल्टा क्या कमेंट प्रदेश की राष्ट्रीय अस्मिता से समझौता करने वाले। देखिए, आज की डिबेट में मेरी पूरी सहमति श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ है। आज मेरी पूरी सहमति श्याम जी के साथ में है। हमारी सरकार दो महान तेज नेत्रियों के बीच में में बता दिया कि सरकार नहीं है, श्याम जी केवल जुमलों से काम चल जाएगा क्या? रास्ता नहीं है। इन्होंने क्या किया था, 2G 3G कोटा को डाला, पूरे देश को लूट दिया। क्या केवल जुमलों से काम चलेगा क्या? मजदूरों की सरकार है, हम गरीबों की सरकार है, ये सच्चाई के दुश्मन थे जो सोनों को बोलने दो, सरहद की जमीन से बोलो, श्याम जी को भी बोलने नहीं दीजिए। दिल्ली हमको नहीं आपका पार्टी में कोई, आपके पार्टी में नंबर कम नहीं होने वाले हैं। जाती यार, जुमले ये भी बहुत मशहूर हैं कि जुमलों की सरकार तो है। अर्चना जी, 2 लाइन कम बोल लोगे तो पार्टी में नंबर कम नहीं होंगे।
पार्टी में नंबर कम नहीं होने वाले। श्याम जी मेरी पूरी सहमति है साहब आपके साथ में। नहीं मुद्दों में फिल्मी फंस गए हो आज आप। इलाज कराओ, एक अच्छा नेता है, जुमलों की सरकार है कि वो अच्छा एक बार गहरी सांस लीजिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक बार गहरी सांस लीजिए। राहुल गांधी जी साहब ब्रेक लीजिए दोनों। ना करेंगे तो उनकी श्याम जी आप बोलिए। श्याम जी के जुमलों से काम चल जाएगा। जो अपनी बात अभी कह रहे हैं, जो कहना उनको पहले था, जब चोरी सूट बूट में हो रही थी तब तो कहे नहीं, और अब जब नहीं हो रही तब कह रहे हो आप। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते भाई सारे हम तो प्रायोजित अपने कार्यक्रम कपड़ों को भी बेच देते हैं देश के लिए। देश की सरहद की जमीनों को बेच आप लूटने का काम करते हो। अपने से हमारे नेता को आपको स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। ले जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अपने जीजा नेता की सरकार, साले की आप सरकार, देखिएगा कि जो बेटी राहुल की गांधी है सरकार, वो देश ऐसी के नेता सरकार चल कहलाने रही वाले थी। गए। अब देश के नेता को किस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए, लोकसभा में जिस तरह का उन्होंने आज बयान दिया उससे लग रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, पता नहीं पड़ रहा है। सूट बूट की सरकार, किसकी सरकार? सूट बूट में तो सारे मंत्री रहते हैं, चाहे कांग्रेस के हो खुद चाहे राहुल बहुत बीजेपी के अच्छे हो। सूट पहनते लेकिन हैं। आप चोर आता है चला जाता है, उनको स्पष्ट करना चाहिए कौन सा चोर आया, कौन सा चला गया। ये केवल कह देने से मात्र से नहीं होता। जीजा जी आए और आने वाले टाइम, पहले वाले टाइम में यदि कहा गया होता तो उनके जीजा जी के ऊपर जो आरोप लगे उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो अब आरोप किस पे लगा रहे हैं, पता नहीं। आरोप अगर सिद्ध करें और किस तरह से क्या हो और बोले सही तरीके से, तो हो सकता है कि वो सही बोल रहे हो। केवल वाहवाही लूटने के लिए, अपने सांसदों के पीछे ताली बजवाने के लिए यदि सब कुछ बोले तो लोकसभा में बोलने के लिए बहुत संयमता बरतनी चाहिए। एक क्योंकि वहां रिकॉर्ड होता है, सारी बातें सामने आती है, तो उनको बताना चाहिए था कौन तो चोर आया सूट बूट में और क्या लेके चला गया देश का। अब वो सारी चीजें जांच के विषय होना चाहिए, खुद ही मान नहीं बता पा रहे हैं चोरी कर क्योंकि वो आज लौटे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि मैं क्या सीख रहा हूँ। लिखी हुई स्क्रिप्ट वाली जो आरोप लगते हैं अर्चना जी बार बार, स्क्रिप्ट लिखने वाले को थोड़े से जुमले चेंज कर देने चाहिए ना। अब देखिए पुरुषोत्तम जी, जो गंभीर नहीं होगा वही इस तरह के आरोप लगाएगा। अभी तो फिल्मी डायलॉग्स को ही वास्तविकता में तुलना करना चाहते हैं, जुमलों की खुद की सरकार स्वीकार करते हैं और जनता को कहते हैं कि भाई हमने जो कहा था जुमले थे, इस पे विश्वास नहीं करो। तो गंभीर कौन है और अगंभीर कौन है तो सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए हम उपमाओं के साथ इनको समझाना चाहते हैं, इनको वास्तविकता दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। नेताओं को देखा बहुत गंभीर बात है कि आप जो खुद सहमत थे लैंड एक्विजिशन बिल में जो हमने बनाया था यूपीए गवर्नमेंट ने, उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके आप किसके नेत स्वार्थ साधना चाह रहे हो, ये सारी चीजें बताना चाह रहे हो। और एक बहुत गंभीर सरकारी योजनाओं को ले जाना अर्थव्यवस्था ये कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या कॉर्पोरेट के लिए जाएगी, खत्म करना चाहते हो, कॉर्पोरेट के हित साधना पढ़ो तो सही इस चीज से साफ पता चलता है कि आप पढ़े नहीं हो इस भूमि अधिग्रहण को, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से छिप जाएगी जमीन, ये जरूर है। उनके धंधे बंद हो जाएंगे भूमि अडानी जाए, सुषमा स्वराज बुके लेकर एयरपोर्ट पे खड़ी रहे, विदेश मंत्री के रूप में उनकी स्वीकार्यता न कैबिनेट में है न देश में। तो सारी चीजें हैं, इनको उपमाओं से समझाना पड़ता है। सबके बीच में से कैरेक्टर के सुमन जी के साथ समझौता। अर्चना जी, मैं कुछ एक सवाल सुमन जी से पूछना चाह रहा था। सुमन जी, सबके बीच में से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल जो बात कह रहे हैं उसका जिस तरीके से राजनीतिक मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए, आप लोग भी कर नहीं पा रहे, आप लोग जवाब दे नहीं पा रहे। देखिए पुरुषोत्तम जी, राहुल न जनता को समझा पा रहे हैं न विपक्ष को समझा पा रहे हैं। नहीं, विपक्ष में बोल कौन रहा है ये तो आप देखिए कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। ये पूरा देश ही स्तब्ध है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति उनकी भाषा समझ रहा होगा। और जहां तक भूमि अधिग्रहण को जिस प्रकार से कांग्रेस गुमराह कर रही है, बिना स्टडी किए, बिना जाने समझे, ये जरूर तकलीफ कांग्रेस को हो सकती है, क्योंकि अब उनके हाथ में जमीन आने वाला नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, कांग्रेस में हो सकता है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई होगी। जिस प्रकार का धंधा पानी पनप रहा था, हम देश के किसानों को रोजगार देना चाहते हैं, हम देश के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कांग्रेसियों को रोजगार बंद करने का काम जो हुआ अच्छा हुआ। राहुल जी छुट्टी से लौट के आए तो जोश में है और विपक्ष की बात सुनाई दे रही है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। राहुल जी मजबूती दिखा रहे हैं, उनके इस रूप का भी स्वागत है। अब एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे इस देश की जड़ों में बसने वाली संस्कृत
और हमारे दिलों में बसने वाली गीता किस तरीके से धर्म और सरहदों को तोड़ करके विश्वव्यापी हो रही है। अभी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, महोबा के मुसलमानों ने पीएम को संस्कृत में लिखा खत, एम्स के लिए लगाई गुहार, ऑस्ट्रेलिया में गीता की ली गई शपथ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारकों के लिए 330 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में 2 लाख का जीवन बीमा। प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से। योजना का लाभ उठाने के लिए तत्काल नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रोशन रोशन है। रेशम से खिले आप और आम से खिले सब। सुपीरियर सिल्क सैफरन के गुणों के साथ। इसमें है बेसन जो त्वचा को भीतर से साफ करे और मिल्क क्रीम जो बनाए त्वचा को इतनी कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क, पहले आप। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम? नो नो नो। बस दीजिए 6999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। किसान अपनी मेहनत से अन्न उगाता है, लेकिन कई बार एक दुर्घटना उसे मेहनत करने लायक भी नहीं छोड़ती। अब मुश्किल वक्त में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हर साल केवल 12 रुपए देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है और यह 12 रुपए हमारे बचत खाते से खुद ही निकल जाते हैं। आप भी अपने नजदीकी बैंक जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। न्यूज एंड व्यूज में न्यूज नंबर 4, महोबा के मुसलमानों ने पीएम को संस्कृत में लिखा खत, एम्स के लिए लगाई गुहार, ऑस्ट्रेलिया में गीता की ली गई शपथ। गीता और संस्कृत हमारे देश की पहचान रहे हैं। तमाम सियासी और मजहबी विवादों के बीच में सच्चाई ये है कि ये दोनों सरहदों और मजहबों में नहीं बंधी। यही वजह है कि जब जब ऐसा होता है रोचकता बढ़ जाती है और ये भी जानना जरूरी है कि नया हुआ क्या है वास्तव में संस्कृत। बात रोचकता की नहीं है, बात है कि इस देश की जड़ों के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है केवल नारों से नहीं, इस प्रकार के जब वृत्तांत आते हैं तब पता चलता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है। पहले पैकेज देखते हैं फिर बात करेंगे। गीता और संस्कृत दोनों की शोहरत में कोई संदेह नहीं। सरहद और मजहब की बेड़ियां गीता और कुरान के लिए तो कभी न रहीं। आज उनके साथ नए किस्से जुड़े हैं। यूपी के महोबा में मुसलमानों ने एम्स के लिए मुहिम छेड़ रखी है। तो साहब गीता वैसे भी कभी सरहदों में नहीं बनी, कभी मजहबों में नहीं बनी। इकलौता ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसका सर्वाधिक विश्व की समस्त भाषाओं में और समस्त धर्मों को मानने वाले लोगों ने उसका अनुवाद किया है। संस्कृत राजस्थान का उदाहरण है, भीलवाड़ा, जहां पर मुस्लिम बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर वहां कोई जीतता है शपथ गीता के ऊपर हाथ रख करके लेता है, संस्कृत में लेता है, अच्छे संकेत है, क्योंकि भाषा और इस प्रकार जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, इनकी सीमाएं नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए तीनों मेहमान तो बने हुए ही हैं, उसके अलावा अकाम भक्ति हैं, संस्कृत आचार्य हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत अकाम भक्ति जी से करना चाहूंगा। ये जो इस प्रकार के वृत्तांत आते हैं, युवा हैं अकाम, संस्कृत के विद्वान के तौर पर, एक आचार्य के तौर पर हमारे बीच में, अगर संस्कृत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। राजस्थान का उदाहरण है, अपने भीलवाड़ा के अंदर मुस्लिम बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत को लेकर के हमेशा हिंदूवादी होने का एजेंडा आरोप लगा दिया जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत में पत्र लिखे जा रहे हैं, मुस्लिम लोगों के द्वारा लिखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की घटना हमने आपके सामने रखी, गीता पे हाथ रख करके वहां पर शपथ ली जा रही है।
रही बात संस्कृत की, आप तक आवाज आ रही है काम मेरी? संस्कृत तो हमारी मुख्य भाषा है। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। रही बात अगर संस्कृत की, तो संस्कृत तो हमारी मुख्य भाषा है। संस्कृत आपने हमेशा से सुना होगा कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं का बीज है। अगर संस्कृत नहीं होती तो बाकी जितनी भी भाषाएं वो उत्पन्न ही नहीं होती। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि भगवान की भाषा भी संस्कृत ही है, कि द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज संस्कृत। भगवान भी संस्कृत में ही बात करते हैं, भगवत गीता भी संस्कृत में ही है, हमारे सारे वेद शास्त्र सब संस्कृत में ही है। और जिस प्रकार की आपने बात कही कि हाँ जी, कि आज हमारे मतलब नया आधुनिक युग है, पत्र जो लिख नई रहे हैं, पीढ़ी तो है, संस्कृत को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आगामी जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी में भी संस्कृत को लेकर के रुचि बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आधुनिक जमाने के अंदर जबकि लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, लगता है कि वापस बैक टू द रूट का मामला दिखता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअली क्या है ना, जब तक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जो हम आज जो जीवन जी रहे हैं उससे व्यक्ति परेशान हो रहा है, वो एक एकांत स्थान ढूंढना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि उसको ऐसा कोई ज्ञान मिले जिससे कि उसकी अपने टेंशन से वो पीछा छुड़ा सके। तो इसलिए आज वापस लोग भगवत गीता की तरफ आ रहे हैं। और आज क्या है, भगवत गीता पे जैसे आपने कहा शपथ दिलाई, परंतु शपथ तो हो रही है, परंतु अभी भी कमी ये है कि उसको कोई पढ़ता नहीं है, उसको समझने का प्रयास नहीं हो रहा। आज हमारी संस्थान है givegita.com पे आप जाइए, GIVEGITA.com। उसमें हमने यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा कोर्स डिजाइन कर रखा है भगवत गीता का। तो हम सिखाते हैं भगवत गीता। आज सबसे ज्यादा विडंबना ये है कि हमारे में से कोई पढ़ता नहीं। हर हिंदू के घर में गीता होगी, परंतु वो पढ़ता नहीं है उसको, ना वो उसको समझता है। सबसे मुख्य प्रॉब्लम ही तो यही आ रही है। वही चीज है सब। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक महत्व से ज्यादा गीता अपने आप में एक पूरा जीवन का ज्ञान है, आदर्श जीवन और श्रेष्ठ जीवन। इससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या होगा कि गीता ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर इंसान सिर्फ इसी सिद्धांत पे विश्वास कर ले तो सारे दुख और सारे दर्द और सारा लालच सब कुछ दूर हो जाएगा। चलिए, इस चर्चा के अंदर मेरे साथ बाकी के तीनों मेहमान मैं उनको भी जोड़ना चाहूंगा। श्याम जी, ये जो परिवर्तन आ रहा है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की स्वीकार्यता, आज यूएनओ विश्व योग दिवस मनाने की बात कर रहा है। संस्कृत को लेकर के बात निकल करके आई है नई पीढ़ी के बीच में। जो अलग धर्म के लोग हैं वो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। सीमा की जो हमारी सरहदें हैं उनके बाहर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बदलते वक्त का एक नया नजारा, एक नया परिदृश्य है ना। पुरुषोत्तम जी, भाषा का किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं होता। भाषा कोई भी सीख सकता है। भाषा मुस्लिम सीखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको वेद और सारी चीजों के ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको एक नई चीज होगी। आप देखेंगे कि गीता का तो बॉम्बे की एक लड़की थी, वो फर्स्ट इनाम जीता था, जो कि मुस्लिम थी। लेकिन गीता भी हमारी एक पवित्र किताब है जिसको लेकर के हमने ये संसार जो सब चीज चल रही है गीता के आधार पर ही चल रहा है। आप समझ जाए तो अपने आप को क्या कर लेता है। लेकिन विदेश में रहकर के भारतीय गीता के ऊपर अगर शपथ लेता है, बहुत बड़ी बात होती है। उनको पता पड़ता है कि गीता भी एक हिंदू धर्म की कितनी बड़ी किताब है, और वहां पर चर्चा होती है। उस सदन में चर्चा हो रही होगी उस दिन कि इन्होंने किस पर हाथ रख करके शपथ ली है। सबसे तो एक हमारे लिए गर्व की बात होती है। जो विद्वान है गीता के, वो ये कहते हैं कि साहब गीता एक धार्मिक ग्रंथ के बजाय एक जीवन का ग्रंथ है। सुमन जी हमेशा, सुमन जी को मैं जोड़ना चाहूंगा। सुमन जी, ये दृश्य बदलने लगा है। अब सीमाएं जो हैं वो भाषाओं की, धर्मों के तक नहीं रही, ग्रंथों की, देश की सीमाओं तक नहीं रही। अभी मैं महाराष्ट्र की एक खबर देख रहा था, वहां आपकी सरकार है, एकनाथ खड़से शायद उनका नाम है, वहां के मंत्री हैं। वो कह रहे थे कि हम अब स्कूलों के अंदर उर्दू को पढ़ाएंगे। अच्छा संकेत है। जी पुरुषोत्तम, बिल्कुल सही कहा। और ये खबर आपने आज चलाई है,
मन को बहुत आराम और ठंडक भी महसूस हो रही है कि अगर इस तरह की भावनाएं और इस तरह की स्वीकार्यता इन भाषाओं को मिलती और एक दूसरे समुदाय के लोग इसको स्वीकार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो हम लोग से छूट रहा था उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और गीता के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि गीता जीवन है, हमारा कर्म है। इसको कर्म पुस्तक भी बोल सकते हैं, जिसको वर्क बुक भी बोल सकते हैं। तो पूरा जीवन समाहित है और ये परिवर्तन मुझे लगता है कि जब हम बहुत सारे झंझावतों में या बहुत सारे चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं और फिर लगता है कि हमने कुछ नहीं प्राप्त किया तो हम फिर से शून्य की ओर लौटते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वही चीज हो रही है कि जब सैलानियों को हरे रामा हरे कृष्णा करते देखते हैं। इस देश में रामकृष्ण परमहंस से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक के उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस तक सबने सब ग्रंथों का अध्ययन किया और उनसे जो श्रेष्ठ चीजें थी, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है तो श्रेष्ठ ही होना है उसमें, और उसके बाद में जो उनका जीवन हमारे सामने आया वो आज सबके लिए आदर्श है साहब। रामकृष्ण परमहंस ने जितना अध्ययन कुरान शरीफ का किया उतना एक किसी सामान्य, मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम विद्वान ने किया होगा। तो ये जो ग्रंथ हैं ये सबके लिए स्वीकार्य होनी चाहिए, भाषाएं सबके लिए होनी चाहिए और सरकारें इस पे भी काम करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मत बांधिए इनको सीमाओं के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बहुलता और विविधता वाला देश है, यहाँ धार्मिक समरसता की भावना है और हमारे तर्क वितर्क और हम एक दूसरे के भावनाओं को सम्मान देते हैं, ये हमारी श्रेष्ठता है और इस श्रेष्ठता को पूरा विश्व मानने लगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक विदेशी धरती पर एक राजनीति में स्थापित हुए व्यक्ति ने धर्म ग्रंथ या ये कह सकते हैं कर्म योग का ज्ञान देने वाली गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, तो हमें गौरवान्वित करने वाली बात है। और आपने बताया कि महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा कि हम उर्दू पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छी तहजीब वाली वो भाषा है, तो हर भाषा का सम्मान। लेकिन हम पृथ्वीराज पढ़ाते हैं तो अपना राज जी बहुत ही गलत बात है। जो मुद्दा सामाजिक है उसमें आप राजनीति डाल करके तो पता नहीं क्या हासिल करना चाहती हो, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी सबसे बड़ी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इस देश की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं शक्ति है, वो यही है कि हम विभिन्नताओं बहुलताओं के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, विभिन्न जाति धर्मों का सम्मान यहाँ पर, और यही हमारी विशिष्टता वही चीज है साहब जिसको स्थापित करना। अच्छा है खबर आखिर के अंदर अगर इस प्रकार की सकारात्मक आती है तो सकारात्मकता के साथ में इस बुलेटिन को खत्म करने में हमें भी प्रसन्नता होती है। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। आप सब मेहमानों का धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दर्शकों का। आप लोग लगातार देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। और इस बीच आपको एक जानकारी देते चले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब न्यूज एंड व्यूज का ये कार्यक्रम चल रहा था, हमने दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुंचाई और उस पर कार्रवाई हुई है, ये खबर हमें मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए खबर का असर जरूरी है। जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर हुआ है कि एकड़ी में एक टीचर को एपीओ कर दिया गया। इस खबर को हमने आपके सामने रखा था, कैसे वहां पर बिना स्टूडेंट्स के टीचर पढ़ा रहे थे, फोकट की तनख्वाह ले रहे थे। तो ये खबर हमने सामने रखी गोपालपुरा के सरकारी स्कूल की। खबर पर असर हुआ और कार्रवाई हुई। धन्यवाद। राजस्थान के अंदर जी राजस्थान न्यूज का मकसद यही है कि वो खबरों को सामने लाए, सरकार को जगाए, व्यवस्था को जगाए और उसका परिणाम आ पाए। हमने खबर दिखाई, सरकार ने एक्शन लिया, सरकार भी धन्यवाद की पात्र है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।